नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। गुजरात में हुए विमान हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शोक जता चुके हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक से पहले भी विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। मुख्यमंत्री ने विमान हादसे को दुखद बताते हुए कहा है कि पूरा विश्व इस हादसे को लेकर दुखी है। सीएम ने कहा कि मृतकों के परिवार के प्रति सभी की संवेदना है और जो घायल हैं उनके बेहतर इलाज के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयास करेगी। बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में, गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवार के लोगों जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान उन सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय में सभी को शक्ति प्रदान करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। केदारनाथ धाम में हुए हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसा और इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर हैं। सीएम ने सभी हेलीकॉप्टर संचालकों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टेक्निकल तौर पर भी हेलीकॉप्टर की फिटनेस से लेकर सभी प्रोटोकॉल पूरे करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए समय समय पर ऑडिट कराएं। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी सभी जरूरी पैरामीटर्स ध्यान रखने को कहा। हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और एक चूँकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियाँ, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं, उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो, और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्विवार्षिक महाधिवेशन 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ काम करिए, क्योंकि आज हमारा राज्य हर क्षेत्र में एक मॉडल बन रहा है। भारत में रहने वाले प्रवासी भी गौरवान्वित हो रहे हैं और प्रदेश प्रगति कर रहा है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सीएम ने कहा कि आज बेरोजगारी दर में कमी आई है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करिए, क्योंकि आज हमारा राज्य पूरे देश में हर क्षेत्र में एक मॉडल बन रहा है। हर क्षेत्र में हमारा उदाहरण पूरे दुनिया, भारत के अंदर जा रहा है, और भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर रहने वाले जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, जो जिनका पैतृक मूल स्थान हमारे यहाँ है, उनके पूर्वजों का स्थान है, आज वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का राज्य, हमारा पैतृक राज्य, जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो तेजी से प्रगति कर रहा है। तो उनको वो भी योगदान दे रहे हैं। संपूर्ण भारत में जो है, कहीं ना कहीं हमारे राज्य का नाम किसी भी क्षेत्र में आप लोग अगर भारत सरकार की बैठकों में प्रतिभाग करते होंगे तो हर एक मामले में हम जो है किसी में पहले नंबर पर, किसी में दूसरे पर, तो किसी में तीसरे पर, 1 2 3 4 5 में से कहीं ना कहीं हमारा स्थान आ रहा है।
तो इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप सबों के कार्य जिस प्रकार के होंगे वैसा ही वो परियोजना, वो कार्य अपना अंतिम रूप लेगा। आप सबों से एक छोटा अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर हमारा साइट पे इंस्पेक्शन और भ्रमण अच्छे तरीके से होता है तो वो कार की गुणवत्ता और जो उसकी क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होता है। अगर शुरुआत में सृजन के समय कार में कोई कमी रह जाती है तो उसके पश्चात उसमें सुधार करने की संभावना कम रहती है। इन दिनों उत्तराखंड में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में नैनीताल, मसूरी, कैंचीधाम सभी जगह यात्रियों की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को ट्रैफिक प्लान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि पार्किंग की व्यवस्थाओं को सभी जगह बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। आने वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और बिंद्राल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वहाँ पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं, कल भी हमने समीक्षा की है, आगे भी करेंगे। इसमें मंथन भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे देहरादून में भी काम हो रहा है, उधर नैनीताल में भी हो रहा है। और हमारी यही कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान दे सकें यहाँ के निवासियों को भी और बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी। साल 2026 में हिमालय कुंभ के नाम से प्रसिद्ध नंदाराज जात का आयोजन होना है, जिसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने अभी से तैयारी पूरी कर ली है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी बैठक ली, जिसमें सभी अधिकारियों को इस यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के निर्देश जारी किए गए। सीएम ने इस बार प्रवासी उत्तराखंडियों से निवेदन किया है कि नंदाराज जात में वो अपने गांव आएं और उनके घरों को सजाने का काम राज्य सरकार करेगी। हम पहले उसकी बैठक मैंने स्वयं भी कर ली है, 2 बैठकें मैं कर चुका हूं। और नंदा राज्यात यात्रा भी हमारे पूरे राज्य का एक महाकुंभ जैसा है और उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। वहाँ का अवस्था अपना स्ट्रक्चर है, सड़कों की व्यवस्थाएं हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, पेयजल है, पार्किंग है, सभी प्रकार से हम उसको दुरुस्त करने पर काम कर रहे हैं। योग दिवस पर उत्तराखंड में आयोजित होने वाले योग महोत्सव पर 10 देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया गया और इस बार योग महोत्सव भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि योग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसे गैरसैंण का नाम वैश्विक पटल पर आएगा, साथ ही उस जगह पर योग करने से लोग आनंदित भी होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य को एक नई पहचान मिले और हर क्षेत्र में इस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को विश्व स्तर पर एक नई पहचान देने का काम किया है और योग के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को भी एक विश्व भर में और देश भर में एक पहचान मिले और अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाने जाने वाला हमारे उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहाँ पर सरकार की पहल से योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें
10 देशों के राजदूत होने की शामिल होने की संभावना है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में हताहत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि इस दुखद घटना में हताहत लोगों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिनका आकस्मिक निधन हो चुका है। इस दुखद घटना पर शोक प्रकट करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी दिवंगत आत्माओं के परिवार को शक्ति प्रदान करें। भारतवंशी तो दुखी हैं ही कि अनेकों और देशों के भी नागरिक उसमें शहीद हुए। एक जब मैं संविधान की बात हूँ, ऐसे विषय पर, ऐसे दुखद घटना पर शब्द नहीं होते संवेदना व्यक्त करने के लिए। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी इसमें दुर्घटना करते हुए उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को शक्ति प्रदान करे कि इस दुख को सहन कर सके। अनेकों सपने थे, छोटे छोटे बच्चे जब दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, क्या कितना उसका भारी दुख होता है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। परमपिता परमेश्वर जो भी परिस्थितियाँ निर्माण करता है उसमें से भी रास्ते ही बनाता है। बहुत दुखदायी दिन है कि कल जो अहमदाबाद से जाने वाला हवाई दुर्घटना हुई है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अनेकों ने सपने लेकर उसमें यात्री बैठे हुए थे, कोई परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, कोई परिवार को लेकर जा रहा था, कोई व्यावसायिक तौर पर जा रहा था। उन सपनों को एकदम जिस प्रकार से दुर्घटना ने एक काले दिन के तरीके से बदल दिया, देश के प्रधानमंत्री, सभी सरकार लगातार दुख सा महसूस कर रही है। उत्तराखंड की दिग्गज पूर्व कांग्रेस नेता और सांसद स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा की गई। इस दौरान सूर्यकांत धस्माना ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश एक लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे। सदन में फ्लोर मैनेजमेंट में उनका कोई सानी नहीं था। धस्माना ने कहा कि डॉक्टर इंदिरा तीसरी विधानसभा में पुनः वित्त मंत्री बनी और चौथी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। धस्माना ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए वो हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। हमारे राज्य की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी की 9वीं पुण्यतिथि है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश इस राज्य की उन नेताओं में शुमार हैं जिनके पास संसदीय अनुभव और प्रशासनिक अनुभव सबसे ज़्यादा, अगर HN भोगना जी के बाद और ND तिवारी के बाद अगर सबसे ज़्यादा और सबसे लंबा किसी के पास संसदीय अनुभव था तो डॉक्टर इंदिरा हृदयेश थे। 27 वर्षों तक वो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में अपर हाउस की विधान परिषद की मेंबर रही और उत्तराखंड बनने के बाद पहली अंतरिम विधानसभा में CLP लीडर थी हमारी। उसके बाद पहली निर्वाचित सरकार में विधायक और मंत्री थी। उसके बाद दूसरा चुनाव वो हार गई 7 में, लेकिन उसके बाद 2012 में वापसी करी, मंत्री बनी। उसके बाद 2017 में इस राज्य में मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा तजुर्बा किसी के पास था नहीं। और अब खबर है लक्सर से, जहां गन्ना विकास समिति में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। समिति ने आखिरी मतदाता सूची जारी की है। दरअसल 20 नवंबर 2024 को चेयरमैन और डायरेक्टर पदों का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासक नियुक्त किए गए। लक्सर गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव सूरजभान सिंह ने बताया कि समिति को 11 सर्किल में बांटा गया है, जिसमें लगभग 307 प्रतिनिधि और 11 निदेशक पद के लिए चुनाव किया जाएगा। बाद में विजेता निदेशकों में से सभापति, उपसभापति के अलावा दूसरी समितियों के नामित होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव आयोजित होगा। चुनावी प्रोग्राम जो सहकारिता न्याय अधिकरण द्वारा हमें जारी किया गया है उसके अनुपालन में और RO के निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार आज हमने अनंतिम मतदाता सूचियों का प्रदर्शन शुरू कर दिया है और
दर्शकों को जो जिनकी आवश्यकता के अनुसार वो सूची दी जा रही है। और आने वाली 14 तारीख में प्रत्याशी अपने नामांकन करेंगे। एक दिन में ही पर्चे खरीदे जाएंगे और जमा भी उसी दिन होंगे 14 तारीख में। इसके बाद 20 और 21 तारीख में हमारा चुनाव होगा, जो 2 चरणों में होगा। हमारी 11 डायरेक्टर सीटें हैं, 11 में से 6 डायरेक्टर सीटों के लिए 20 तारीख में चुनाव होगा और 5 डायरेक्टर सीटों के लिए 21 तारीख में मतदान होगा। उसी दिन मतदान के दिन ही चुनाव की घोषणा भी की जाएगी मतगणना पूरी करने के बाद, और रिजल्ट भी उस दिन 6 का एक दिन पहले 20 तारीख में दिया जाएगा, 5 उनका डायरेक्टर सीटों का। और अब खबर है बेरीनाग से, जहां पूर्व छात्र नेता नीरज शाह ने रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया। नीरज शाह देवी नगर सकलौनी खस्ताहाल मोटर मार्ग को ठीक करने सहित 30 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। नीरज शाह ने यह बताया कि पिछले 3 दिनों से लगातार वो धरने पर बैठे, लेकिन उसके बाद भी मांगों पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। नीरज शाह ने यह भी बताया है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक आमरण अनशन में वो बैठे रहेंगे और उन्हें कई संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। 13 जून 2025 को प्रातः 10 बजे से मेरे द्वारा धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है और यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। और जो हमारी मांग है, एक प्रमुख मांग तो नायर सकनौली देवीनगर सागरों मोटर मार्ग की जो मरम्मत कार्य है, जो वहाँ पे रोड के जो हाल बहुत ही बेहाल है, उसके सुधारीकरण। और जो हमारी पूर्व की मांग है, ग्राम सभा हड़ियात नागर और ग्राम सभा बड़ेत बाफला में हर घर जल मिशन में हुई जो धांधली हुई थी उसके खिलाफ कार्रवाई, वह ग्राम सभा बड़ेत बाफला जो मोटर मार्ग है, बड़ेत मोटर मार्ग है, उस मोटर मार्ग के सुधारीकरण में जो सुधारीकरण कार्य हुआ था वो भी कई लापरवाही के साथ हुआ था। उस पर फिर से हम कार्रवाई चाहते हैं। हरिद्वार के बाद देहरादून नगर निगम में मोहल्ला स्वच्छता समिति में सफाई कर्मचारियों के नाम पर 9 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, जिसमें कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने ये कहा है कि न्यायालय की कार्रवाई को लेकर आदेश प्राप्त होने के बाद निगम में एफआईआर के लिए पत्र प्रेषित किया जाए। उन्होंने बताया कि पहले ऑन ड्यूटी मिसिंग 99 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। नगर निगम की ओर से उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया और कुछ के खाते बंद कर दिए गए। जो मोहल्ला स्वच्छता समिति को लेकर के अभी माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें की कार्रवाई को लेकर के उन्होंने निर्देश दिए थे कि क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में आख्या दी जाए। तो उसी के क्रम में अभी एफआईआर के लिए नगर निगम के द्वारा इसमें पत्र प्रेषित किया गया था। इसके अलावा जो पूर्व में जांच के अधीन 99 लोग पाए गए थे जो कि मिसिंग थे ऑन ड्यूटी, उन सभी के तत्काल उनको हटाने की कार्रवाई कर दी गई थी और साथ ही साथ नगर निगम की ओर से इनको फिर उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं हुई है। इनके कुछ खाते बंद भी किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनको नगर निगम की ओर से कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में गया 7वां दल वापस बेरीनाग के पर्यटक आवास गृह चौकोड़ी पहुंचा, जहां पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में यात्रा दल का कुमाऊनी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। यात्रियों ने कुमाऊनी गीतों में शानदार नृत्य किया। यात्रियों ने बताया कि उनका जगह जगह स्वागत किया गया और बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको बता दें कि यह यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा कराई जा रही है। हमने जो ओम पर्वत और आदि कैलाश का जो दर्शन किए, वो इतना खूबसूरत पल था जो हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था। जो आँखों से देखा और जो मोबाइल में यूट्यूब में देखते, वो अलग ही था। वहाँ से हम लोग दर्शन करके चकोरी में आए हैं और यहाँ का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है। उत्तराखंड में मानव गुलदार संघर्ष को समझने और उसके समाधान खोजने की दिशा में वन विभाग और संस्था तितली ट्रस्ट के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य
संघर्ष की जांच करना और ऐसे सक्रिय उपायों की तलाश करना है। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव रंजन मिश्रा ने ये बताया कि कार्यशाला के बाद कई सुझावों पर मंथन किया गया। वन विभाग की ओर से प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही वन विभाग की ओर से गांवों में स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था, घर के पास झाड़ियों की नियमित सफाई, कई बिंदुओं पर जागरूक किया जाएगा। प्रपोजल इसमें लाया गया कि हमने लोगों को कैसे इस त्रासदी से बचा सकें। तो सबसे बड़ी जो बात होगा कि हमारा वन विभाग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है इसको और सुदृढ़ किया जाए। लोगों को बताया जाए कि लेपर्ड हो या ततैया या सांप, भालू, हाथी, इवन टाइगर से बचने के लिए हमने क्या उपाय कर सकते हैं। मुख्य उपाय के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गांव में प्रकाश की व्यवस्था, जैसे सोलर लाइट जिसको वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। घर के आसपास जो झाड़ी होता है उसको नियंत्रण में रखा जाए। अनावश्यक रूप से शाम का टाइम पे अगर किसी को निकलना होता है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा समूह बना के चलें, थोड़ा सा आवाज़ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वन्य जंतु होता है उसको लाइट एवं साउंड से उनको अच्छा नहीं लगता, ताकि वो दूर रहें। एवं ये भी कोशिश किया जाए कि हमारा जैविक उपशिष्ट जो होता है उसको किसी तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए। चारधाम यात्रा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि सड़कों पर लंबा जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर यातायात निदेशक NS नपलचाल का कहना है कि चारधाम यात्रा और बच्चों की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन सड़क लिमिटेड है और ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक है। इसीलिए ट्रैफिक के लिए ABC प्लान के जरिए डायवर्जन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून को कैंची धाम में बड़ा मेला लगेगा और इसके दृष्टिगत SP ट्रैफिक नैनीताल के साथ बात भी की गई है। जो ये जून का महीना चल रहा है हमारा, और सारे जगह पर उत्तराखंड से लेकर और जगह पर भी बच्चों की भी वैकेंसी छुट्टियां वगैरह शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी संख्या में लोग इन पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए आ रहे हैं और चारधाम यात्रा में भी लोग जा रहे हैं। तो इसके दृष्टिगत विशेषकर जो हमारे जो वीकेंड्स है, पिछला जो वीकेंड था हमारा, वो सबसे ज़्यादा दबाव वाला, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लोग आए थे। तो उसके दृष्टिगत हमारे सारे प्लान्स बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, चाहे वो देहरादून का हो, टिहरी का हो, मसूरी का हो या कैची धाम का। तो उसमें हमारे ट्रैफिक प्लान्स बनाए हुए हैं और उसमें हमारा जो मेनली देखिए सड़क तो हमारे पास लिमिटेड है और जो यातायात का जो दबाव है वो इन दिनों में अत्यधिक ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास यही रहता है कि हमारे जो ट्रैफिक ABC प्लान्स हमारे बने हुए हैं कि जब हमारा यातायात का दबाव इन क्षेत्रों में होगा तो कैसे हम उसको डायवर्जन लेंगे। हरिद्वार में दूधाधारी फ्लाईओवर पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी और कार की टक्कर से टेम्पो हाईवे पर जा पलटा। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।